आज हम एक ऐसे सिनारियो पर बात करेंगे जो है तो काल्पनिक, पर इसके नतीजे बहुत असली हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2026 में हुए ईरान युद्ध के बाद पैदा हुए वैश्विक आर्थिक पतन की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे पता है क्या कहा? इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल एनर्जी और फूड सिक्योरिटी चुनौती। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं थी, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक ग्लोबल तबाही की शुरुआत थी। 20%, दुनिया का 20% तेल और एलएनजी, सोचिए सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज इस एक रास्ते से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। और फिर मार्च 2026 में वो रास्ता, वो लाइफलाइन बंद हो गई। बस एक लाइन और दुनिया भर के बाजारों में भूचाल आ गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब छुपा है इस संकट के ज्योग्राफिकल सेंटर में। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। देखिए, ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, इसे आप ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी यानी मुख्य धमनी समझ सकते हैं। यहां जरा सी भी रुकावट आई तो इसका झटका पूरी दुनिया महसूस करती है। और देखिए हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। 28 फरवरी को मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ और एक हफ्ते के अंदर 4 मार्च तक ये स्ट्रेट बंद हो चुका था। दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी थी। तो सबसे पहले इसका असर कहाँ हुआ? जाहिर है खाड़ी देशों पर। और ये असर कोई छोटा मोटा नहीं था, ये एक पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स था। ये आंकड़ा देखिए, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बैरल तेल हर दिन। मार्च के मिड तक आते आते खाड़ी देशों का ऑयल प्रोडक्शन इतना गिर चुका था। ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक था, सबसे बड़ा। और देखिए, ये सिर्फ पैसों का संकट नहीं रहा, बहुत जल्द ये एक भयानक मानवीय संकट बन गया। खाने पीने की सप्लाई ठप, कीमतें आसमान पर, यहां तक कि पीने के पानी पर भी खतरा मंडराने लगा। दुबई और दोहा जैसे चमकमगाते शहर मानो थम से गए थे। इस एक संकट ने खाड़ी देशों की उस इमेज को, उस कहानी को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि ये जगह बिजनेस, टूरिज्म और बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमेशा सेफ है। वो भरोसा टूट गया और उसके साथ ही टैलेंट और पैसा दोनों वहां से निकलने लगे। तो ये तो हुई खाड़ी देशों की बात। अब देखते हैं कि कैसे ये रीजनल क्राइसिस एक ग्लोबल तूफान में बदल गया, जिसकी चपेट में हर कोई आया। इसकी गंभीरता को समझने के लिए लोग इसकी तुलना 1970 के एनर्जी क्राइसिस से कर रहे थे, पर असल में ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। क्योंकि 1970 में तो सिर्फ तेल पर बैन लगा था, यहां तो पूरी सप्लाई लाइन ही काट दी गई थी। और इसका असर सीधा कीमतों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो लड़ाई से पहले $82 प्रति बैरल था, स्ट्रेट के बंद होते ही $120 के पार चला गया। मतलब दुनिया भर में महंगाई की एक नई लहर। यूरोप के लिए तो ये एक और बड़ा झटका था। वो अभी यूक्रेन वॉर के असर से संभल ही रहे थे कि ये दूसरा एनर्जी क्राइसिस आ गया। गैस के भंडार खाली, कीमतें दोगुनी और मंदी का डर सच होता दिख रहा था। अब इस पूरे इकोनॉमिक खेओस के बीच दुनिया की बड़ी ताकतों यानी रशिया और चीन ने अपने अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए। देखते हैं उन्होंने क्या किया। देखिए, रशिया और चीन ने ईरान को सपोर्ट तो किया, पर ये कोई दोस्ती निभाने वाली बात नहीं थी। ये पूरी तरह से अपने फायदे का सौदा था। रशिया के लिए ये अमेरिका को घेरने और तेल की ऊंची कीमतों से मुनाफा कमाने का मौका था। वहीं चीन का फोकस था कि उसे डिस्काउंट पर एनर्जी मिलती रहे और उसका इकोनॉमिक दबदबा बना रहे। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि दोनों में से किसी ने भी सीधे सीधे मिलिट्री हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बहुत चालाकी से अपने हितों को ऊपर रखा। इससे पता चलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में वफादारी से ज्यादा जरूरी मौका होता है। तो चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को जमीनी हकीकत पर लाते हैं। देखते हैं कि इस संकट का असर आम लोगों की जेब पर, उनके घरों पर और खासकर अमेरिका में कैसे पड़ा। ये नंबर देखिए, $5 से ज्यादा। कैलिफोर्निया में गैस की कीमत जब इस आंकड़े को पार कर गई तो ये ग्लोबल संकट हर आम इंसान के घर का बजट बिगाड़ने लगा। ये अब सिर्फ टीवी की खबर नहीं थी। और जब जेब पर असर पड़ता है तो लोगों का मूड भी बदलता है। पब्लिक ओपिनियन तेजी से सरकार के खिलाफ होने लगा। CBS न्यूज का यह पोल साफ दिखाता है कि ज्यादातर अमेरिकियों को लग रहा था कि ये जंग उनके लिए सही नहीं जा रही। इतना ही नहीं, एक और बात सामने आई। ज्यादातर लोगों को यह लग रहा था कि ये जरूरत की जंग नहीं बल्कि मर्जी की जंग है। और जब लोगों को ऐसा लगने लगे तो किसी भी सरकार के लिए समर्थन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और इन सब के ऊपर सरकार की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं था। किसी को पता नहीं था कि आखिर मकसद क्या है, और इस कन्फ्यूजन ने आर्थिक अनिश्चितता और मंदी के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक समुद्री रास्ता पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है, तो फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा की असली कीमत क्या है, और क्या हम उसे चुकाने के लिए तैयार हैं?